Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are discussing about the biology and the service of mankind. कि biology और इंसानियत की खिदमत कि biology ने इंसानियत के लिए क्या काम किया, biological studies का इस इंसानियत की खिदमत में क्या रोल है। याद रहे कि साइंस का बुनियादी मकसद इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। बायोलॉजी चूँकि साइंस की एक ब्रांच है जिसका भी बुनियादी मकसद इंसानियत की फलाह बहबूद खिदमत के लिए रिसर्च है, तहकीक है। बायोलॉजी ने इंसानियत की बहुत सारी खिदमत की है, जिसमें से हम लोग सिर्फ यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके हवाले से बात करेंगे। नंबर 1 फूड प्रोडक्शन के इंसानियत की इस हवाले से कि ख़ुराक के एतबार से खिदमत की है, ख़ुराक की पैदावार, क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज़ किया है। दूसरा कंट्रोलिंग द डिजीज़ के बीमारियों पर कंट्रोल हासिल करना, इंसान की सेहत हेल्थ के हवाले से भी बायोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और तीसरा पॉइंट है बायोलॉजी की सर्विस के हवाले से फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग दी एनवायरनमेंट, इंसानी माहौल की तहफ़्फ़ुज़ और कंजर्वेशन के लिए बायोलॉजी के किरदार पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट फूड प्रोडक्शन के हवाले से आप लोग जानते होंगे कि ये जो खुराक है ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ ने इस फूड प्रोडक्शन के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बायोलॉजिकल स्टडीज़ की वजह से बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ बीन इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली के खुराक की क्वांटिटी मतलब मिकदार और क्वालिटी और मयार दोनों बेहतर हुए हैं। काफ़ी हद तक इनमें बेहतरी आई है। कैसे बेहतरी लाए, इसके हवाले से चंद एक पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है इम्प्रूविंग वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्लांट और एनिमल्स की जो वैराइटीज़ पहले से मौजूद थी उनमें इम्प्रूवमेंट की गई या न्यू वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई बाय यूजिंग टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजी। अब पहले ही तो बात यह है कि बायोलॉजिकल स्टडीज़ की मदद से इम्प्रूवमेंट की गई इन द एग्जिस्टिंग वैराइटीज़। सेकेंडली दे हैव डेवलप न्यू वैराइटीज़ दैट हैव हाई यील्ड के न्यू हाई यील्ड वैराइटीज़ जिनकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा है एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ और ऐसी वैराइटीज़ प्रोड्यूस की गई हैं जिन पर बीमारियों का हमला कम से कम हो ताकि पैदावार ज़्यादा हो, क्योंकि बीमारियों की नतीजे में पौधे कमज़ोर हो जाते हैं तो उसकी जो वैरायटी की पैदावार है वो कम पड़ जाती है। इसलिए नई वैराइटीज़ ऐसी बनाई गई जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हों। अब इस तरह की वैराइटीज़ बनाने में कौन सी बायोलॉजिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, उसमें से चंद एक टेक्निक्स का यहाँ पर तज़किरा किया गया है। सबसे पहली बात लिखी हुई है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो प्लांट ब्रीडर्स हैं या एनिमल ब्रीडर्स हैं, दे हैव डेवलप्ड न्यू बेटर वेराइटीज़ ऑफ व्हीट, राइस, कॉर्न, चिकन, काउ, शीप बाय यूजिंग दी टेक्निक्स ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ को आपस में ब्रीड किया जाता है। ब्रीडिंग के नतीजे में नई किस्म की वैराइटीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि पोल्ट्री ब्रीडर्स ने हाइब्रिड किस्म की वैरायटी ब्रायलर तैयार की। हैव डेवलप्ड ब्रायलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट, जो हमारे पास वाइट मीट का सबसे क्विक सोर्स और सस्ता ज़रिया है। अब इसमें बेहतरीन किस्म की वैराइटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए और टेक्निक्स भी कुछ नाम लिए हैं, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग लिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ जीन मैनिपुलेशन के जीन्स को मैनिपुलेट करने का नाम ये कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन्स मैनिपुलेशन इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैनिपुलेशन का मतलब है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना, और इस तरह से अपनी मर्ज़ी के आप लोग जीन्स एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल करते हैं
अब इस तरह से ऐसे जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं एक वैरायटी में जो आपकी मतलूबा खुसूसियात दे सकता है या उसमें किसी बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा करने में मदद दे सकता है। अब इस तरह से जिसमें ऐसा जानदार जिसमें अपने मर्ज़ी के जीन मुंतकिल कर दिए गए हों उसे हम लोग ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अगर वो प्लांट हो तो उसको हम लोग ट्रांसजीनिक प्लांट कहते हैं। एन ऑर्गेनिज़म हैविंग फॉरेन जीन, एक ऐसा जानदार जिसमें फॉरेन जीन, फॉरेन यानी बैरूनी, उसका अपना ना हो, दूसरा कोई जीन मुंतकिल किया गया हो, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज़म। इफ़ इट इज़ प्लांट इट इज़ कॉल्ड ट्रांसजीनिक प्लांट। और इसी तरह से क्लोनिंग एक ऐसा टेक्निक है जो आप ट्रांसजीनिक वैरायटी सेल ऑर्गेनिज़म बनाते हैं उसको एज सच प्रोड्यूस करने का एक तरीका है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ दी प्रोडक्शन ऑफ genetically identical cell or organisms by using asexual reproduction। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से जेनेटिकली जनियाती एतबार से आइडेंटिकल किस्म के सेल या ऑर्गेनिज़म पैदा करने के प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। और ऐसे ही एक टेक्निक और लिखी है टिश्यू कल्चर टेक्निक, जो आमतौर पर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो हमने अपनी चॉइस की वैरायटी बनाई है उस वैरायटी को एज सच प्रोड्यूस करने की उसमें तब्दीली ना आए कि एक टेक्निक होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं टेक्निक ऑफ ग्रोइंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स, कि वैरायटी ऑफ चॉइस की टिश्यू को हम लोग ग्रो कराते हैं। ग्रोइंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इन टू अ कंप्लीट प्लांट इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो एक टिश्यू लेकर उससे पूरा जानदार ग्रो करने के तरीक़ेकार को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं जानदारों के बेहतरी लाकर वैरायटीज़ में, और इस तरह से या नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करके फूड की प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करने में मदद मिलती है। अब दूसरा, फूड प्रोडक्शन के हवाले से बायोलॉजी ने इस तरह से रोल अदा किया कि जानदारों की जैसे पौधे हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्ट अटैक कर जाते हैं, वो बीमारियां पैदा करते हैं। तो बीमारियों पर कंट्रोल करके भी ये पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट लिखा है कंट्रोलिंग दी पेस्ट्स। ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल टू प्लांट्स आर कॉल्ड पेस्ट्स। ऐसे जानदार जो कि पौधों के लिए नुकसानदेह होते हैं उनको हम लोग पेस्ट कहते हैं। वो हो सकता है दे मे बी फंजाई, दे मे बी दी इंसेक्ट्स, दीज मे बी दी स्मॉल हार्ब्स, के छोटे छोटी जड़ी बूटियाँ, ये हशरात, ये फंजाई, ये पेस्ट कहलाते हैं जो पौधे को नुकसान देते हैं। अब दे काज डिजीज़ एंड वीकन दी प्लांट्स, ये ऐसे जानदार हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। एंड दस रिड्यूस दी यील्ड ऑफ दी प्लांट, और उसकी वजह से पौधे की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए दो तरह के तरीके होते हैं आमतौर पर। एक टेक्निक होता है केमिकल कंट्रोल और दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बायोलॉजी ने इंट्रोड्यूस करवाए ताकि पेस्ट को कंट्रोल किया जाए और इस तरह से बीमारियां पैदा ना हो प्लांट्स में और पैदावारी सलाहियत कम ना हो। केमिकल कंट्रोल का मतलब है कंट्रोलिंग दी पेस्ट बाय यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स इज़ कॉल्ड केमिकल कंट्रोल।
अब ये पेस्टिसाइड्स ऐसे हार्मफुल किस्म के केमिकल होते हैं दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट। जहरीले केमिकल्स ये अब हो सकता है कि फंजाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हों। फंजाई को कंट्रोल करने के लिए तो इसका नाम होगा फंजीसाइड, और अगर इंसेक्ट कंट्रोल करने के लिए तो इसे इंसेक्टिसाइड, और अगर वीड्स हर्ब्स छोटी जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए तो उसे हम लोग हर्बिसाइड या वीडीसाइड बोलते हैं। इनका मसला ये है कि केमिकल कंट्रोल ठीक है तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक लिखा है कि इट पोजेस टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि ये जहरीले केमिकल होते हैं, हमारे खाने पीने की खुराक में जहरीले केमिकल ऐड हो जाते हैं, यूँ ये नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए। सेकंड, इट का दीज पॉइजनस केमिकल्स काज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये इनकी वजह से माहौल में पोल्यूशन क्रिएट होती है। और तीसरी बात जो यहाँ ये बड़ा नुकसान देते हैं कि दीज इंसेक्ट्स आर द पेस्ट बिकम रेजिस्टेंट टू द इफ़ेक्ट ऑफ दीज केमिकल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंसेक्ट पेस्ट इन केमिकल्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कि ये केमिकल्स उन पर असरअंदाज नहीं होते। वक्त के साथ साथ रेजिस्टेंस पैदा हो जाना ये एक नेचुरल बात है। इसलिए दूसरा एक तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। कंट्रोल ये कैसा होता है, इसकी तारीफ़ लिखी, कंट्रोलिंग पेस्ट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल कंट्रोल। ज़िंदा जानदारों की मदद से ये पेस्ट को कंट्रोल करना ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। इट एलिमिनेट्स ऑल हैज़र्ड्स ऑफ केमिकल कंट्रोल, इससे केमिकल कंट्रोल के जो ख़तरनाक नताइज हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। पोल्यूशन नहीं फैलती, इंसानी जिस्म तक जहर नहीं पहुंचती, और रेजिस्टेंस भी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि इस टेक्निक में हम यूज़ करते हैं नेचुरल प्रीडेटर्स के, किसी भी पेस्ट के नेचुरल प्रीडेटर्स या उनके कंपटीटर या पैरासाइट इस्तेमाल किए जाते हैं इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दी है, एफिड है। ये एफिड अटैक दी वालनट ट्री, ये एफिड वालनट ट्री पर अटैक करता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग वेस्प से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्प भीड़, एफिड कहते हैं, छोटा सा इंसेक्ट होता है, तेला जिसे कहा जाता है, तो ये वेस्प उसको कुदरती तौर पर खा जाता है, दैट पैरासाइटाइजेस दिस एफिड, और इस तरह से नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है उसके नेचुरल प्रेडेटर की मदद से। समटाइम्स कहते हैं बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, कि बाज़ दफ़ा बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है जो बीमारियां पैदा करते हैं, पैरासाइट होते हैं, और इस तरह से वो नेचुरल पेस्ट को नेचुरली बीमार कर देते हैं। वो बीमारी काज करने से पैरासाइट या पेस्ट ख़त्म हो जाता है, और यूँ बीमारी से महफूज हो जाती है, फसल ज़्यादा अच्छी होती है, पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है। और तीसरा लिखा इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट IDM। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का मतलब है कि यूजिंग एन इफ़ेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज़्म, के बीमारियों को कंट्रोल करने का एक बड़ा मौसर तरीक़ेकार है। बाय यूजिंग ऑल एप्रोप्राइट मेथड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, के तमाम किस्म के मुनासिब तरीके जो भी किसी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हो सकते हैं, तमाम का इस्तेमाल करना ये इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट लिखा हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अच्छा, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें ये जांचने की कोशिश की जाती है कि किसी पौधे की न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हमें पता हो तो हम उसके मुताबिक किसी ज़मीन को टेस्ट करके उसमें हम वही पौधा उगाते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़मीन न्यूट्रिएंट रखती हो। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चेक करना कि पौधे की क्या है, उसके लिए एक टेक्निक है, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट आर नॉट, कि ये देखने के लिए कि एक मखसूस न्यूट्रिएंट पौधे के लिए ज़रूरी है भी सही या नहीं है। उस टेक्निक का नाम होता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इस टेक्निक में प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर इन विच न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैव बीन एडेड, कि इसमें प्लांट्स को हम लोग एरिएटेड वाटर में ग्रो कराते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट मिनरल्स को ऐड किया जाता है, और इस तरह से टेस्ट करने की कोशिश की जाती है कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या अहमियत रखता है पौधे की ज़िंदगी के लिए।
हम लोग आम तौर पर कहते हैं कि साइल इज़ कम्प्लेक्स मीडियम, कि जो साइल है ना, मिट्टी है, वो काफ़ी पेचीदा किस्म के मीडियम है। इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स बाय ग्रोइंग दैम इन सॉइल। आमतौर पर ये नामुमकिन होता है कि हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़मीन पर तजर्बात के ज़रिए से टेस्ट कर सकें, इसलिए हम लोग आमतौर पर एरेटेड वाटर में ग्रो कराते हैं। कहा कि ये टेक्निक हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक अगरचे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए अभी तक मुनासिब नहीं है, ना मुमकिन हो सकी है। एस्ट्रोनट्स में यूज़ इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, के खलाबाज हो सकता है वेजिटेबल की ग्रोथ के लिए इसे इस्तेमाल करें। आखिरी पॉइंट लिखा है कि खुराक की प्रोडक्शन भी हो गई और बहुत ज़्यादा है हमारे पास खुराक, तो इसी को हमें प्रिज़र्व करना ज़रूरी है ताकि हम इसे काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकें। फूड की प्रिज़र्वेशन के भी बायोलॉजी ने काफ़ी टेक्निक्स बताए। प्रिज़र्वेशन का बुनियादी मकसद होता है कि खुराक को स्पॉइलेज से ख़राब होने से बचाना और ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और इस काबिल हो सकना कि काफ़ी दूर दराज इलाकों तक पहुँचाया जाए, और इस तरह से भी कि खुराक की क्वालिटी भी डैमेज ना हो। तो ऐसे तरीक़ेकार होते हैं सिर्फ इसलिए कि खुराक गल सड़ ना जाए, ज़्यादा डिस्टेंसेस तक उसको ट्रांसपोर्ट करना मुमकिन हो और ख़ुराक की क्वालिटी को भी नुकसान ना पहुँचे। उसमें से एक तरीक़ाकार लिखा, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं खुराक को प्रिजर्व करने के, जिसमें एक तरीका लिखा है प्रिजर्वेशन, पास्चराइजेशन। तो दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। ये लुइस पास्चर नामी साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी के नाम की बुनियाद पर पास्चराइजेशन कहते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरीक़ेकार में हीट अप किया जाता है मिल्क को, ताकि इसमें नॉन स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं, और उसके मर जाने के बाद काफ़ी देर तक ये दूध काबिल इस्तेमाल रहता है, ख़राब नहीं होता। यूँ ये सारे टेक्निक थे खुराक की पैदावार को बढ़ाने या खुराक को महफूज करने, ताकि खुराक की किल्लत का सामना ना हो, जो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। इसके बाद दूसरा हम लोग टॉपिक फिर इस्तेमाल पढ़ेंगे डिजीज़ कंट्रोल के हवाले से। इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।